नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स सेट 11। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम जून 2020 से अप्रैल 2021 तक के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्टडी IQ पे हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। आप इसके PDFs @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैं आपको कराऊंगा। सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके कवर होंगे। इकोनॉमी की सीरीज़ के साथ साथ IR, पॉलिटी जैसी सीरीज़ भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 101 को। वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड $750 मिलियन अग्रीमेंट फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम किस पर्पस के लिए किया गया है? कोविड-19, MSME सेक्टर, ई-वेस्ट एंड मेडिकल वेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, MSME सेक्टर। तो MSME सेक्टर के लिए आप देख रहे हैं कि 750 मिलियन का एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME के लिए वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन किया है। इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली हम इस MSME सेक्टर को प्रोत्साहन दे पाएंगे, उनके लिए वर्क कर पाएंगे। MSME इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लोन्स जो आएंगे वो सॉफ्ट लोन्स की तरह MSME सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो यानी ओवरऑल कोविड से जो MSME सेक्टर हिट हुआ है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इंडिया में अराउंड 55.8 मिलियन MSMEs हैं और जो ऑलमोस्ट 124 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसमें 14% MSME वुमेन लेड हैं। तो आप देखेंगे इस MSME सेक्टर के डेवलपमेंट से वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और ओवरऑल बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 102 की तरफ। तो 102 में क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। RPO के बारे में बताना है, बहुत न्यूज़ में रहता है। It is a mechanism by which obligated entities are obliged to purchase certain percentage of electricity फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मतलब जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं, मतलब जो कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, उनको सर्टेन पॉइंट, उनको एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो रिन्यूएबल सोर्स का खरीदना पड़ता है। दीज आर प्रोवाइडेड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। ये जो रिन्यूएबल परचेज ऑप्शन की बात है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में लिखा है। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर देता हूँ, दोनों ही करेक्ट हैं, 1 और 2। अब देखिए, ये RTC का जो कॉन्सेप्ट है, ये RTC पावर के लिए, रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिन्यूएबल परचेज ऑप्शन रखा, एक रिक्वायरमेंट रखा। किसके लिए? डिस्कॉम्स के लिए। डिस्कॉम्स वो कंपनीज होती हैं जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से बिजली खरीदती हैं और आपके घरों में सप्लाई करती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा या फिर उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, जो भी कंपनी है वो डिस्कॉम कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब इनके लिए एक मैकेनिज्म रखा गया कि आपको क्या करना है, टोटल लेटस से अगर आप 100 मेगावाट बिजली परचेज कर रहे हैं तो आपको उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास से रिन्यूएबल सोर्स से खरीदना पड़ेगा। आइडिया यही है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स पर डिपेंडेंस कम की जाए और रिन्यूएबल सोर्स पे बढ़ाई जाए। अच्छा, इसमें ऑब्लिगेटेड एंटिटीज कौन कौन है? ना सिर्फ डिस्कॉम्स हैं, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स भी हैं। ऐसे कंज्यूमर्स जिनका बिजली का कंजप्शन ज़्यादा है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो 1 मेगावाट से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं मंथली बेसिस पे, वो सारी कंपनीज को अब इस रिन्यूएबल परचेज ऑप्शन के चलते कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से, सोलर प्लांट, विंड प्लांट, ठीक है, तो इस तरह से लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये बात कहाँ लिखी है? ये 2 जगह मेंशन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 में। आशा करता हूँ ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा क्वेश्चन भी न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP के तहत आप बताइए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो है, ये एक वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव है जो कंपेरेबल वॉल्यूम देता है GDP की, यानी कंट्री टू कंट्री आप GDP को मेजर कर सके। इट इज़ मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक अंडर UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है अंडर UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है ICP राउंड में 2017 में पहली बार, यानी इंडिया ICP के 2017 राउंड में पहली बार पार्टिसिपेंट बना। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है।
तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज कीजिए, मैं आपको एलिमिनेशन के हिसाब से बताता हूँ। देखो, जब बात आती है जीडीपी एट पीपीपी की, परचेजिंग पावर पैरिटी पे जीडीपी निकालना, तो इंडिया की रैंकिंग बहुत पहले से आ रही है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ गलती लग रही है। तो इस हिसाब से अगर आप एलिमिनेट करने जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पहली बार में ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत टफ लगा, कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया। ये कहता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम कहता है कि जीडीपी एट पीपीपी निकालो कंट्रीज की, ठीक है। ये निकालता है और कंपेयर करता है, फिर बताता है कि क्या रैंकिंग है कंट्री की। अब जैसा आपने देखा, इंडिया की रैंकिंग बहुत पहले से आ रही है, 1980 से आ रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सच नहीं हो सकती कि इंडिया ने 2017 में ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाते हैं। अब आप देखें कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया न्यू पीपीपी फॉर रेफरेंस ईयर 2017 अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक इसको डेटा कलेक्शन करता है अंडर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये बात भी सही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रीज की जीडीपी को पीपीपी में मेजर करना। पीपीपी मतलब कि यानी अगर आप $1 को यूएसए में $1 का जो सामान खरीद पाते हैं, जब आप उसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपी में, तो उसी 75 रुपीज़, मैं एक लमसम फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, एक नोशनल फिगर, उसी 75 रुपीज़ में इंडिया में आप क्या क्या खरीद पाते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप इंडिया की जीडीपी पीपीपी पे देखें तो इंडिया काफ़ी बेटर है बाकी कंट्रीज से। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि पीपीपी क्या होता है। एक करेंसी का रेट होता है जहाँ पे एक कन्वर्जन होता है, जहाँ पे आप अपनी जीडीपी को दूसरी जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट, ठीक है, करेंसी कन्वर्जन रेट। इंडिया पहली बार इसका मेंबर नहीं बना, इंडिया बहुत पहले से 1970 से इसको करता आ रहा है। इंडिया में आईसीपी का डेटा कौन लागू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसे इम्प्लीमेंट करता है। इंडिया इसका को चेयर बना था, गवर्निंग बॉडी का को चेयर बना था ऑस्ट्रिया के साथ। और अभी 2021 रेफरेंस ईयर में फिर से इसका कंपैरिजन आएगा 2021 के रेफरेंस ईयर के साथ, यानी 2017 का रेफरेंस ईयर अब 2021 के रेफरेंस ईयर के साथ नया डेटा आएगा। फिर आपको फिर से इंडिया की रैंकिंग पता चलेगी जीडीपी एट पीपीपी पे। चलते हैं क्वेश्चन 104। विद रिगार्ड टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया जो है 2020 में 12वीं रैंक से 9th रैंक पे आ गया, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप एफडीआई रेसिपिएंट्स। अच्छा, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या करती है, जल्दी से इसको भी सोचो, क्यों ये पब्लिश की जाती है। अकॉर्डिंग टू इट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर इन फार्मास्यूटिकल एंड डिफेंस सेक्टर। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो फार्मा और डिफेंस में आई थी। सिंगापुर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया इन 2019। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है। देखो, सबसे ज़्यादा जो इंडिया में एफडीआई आई है वो आईटी सेक्टर में आई है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में, दूसरी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाता है, दिस इज़ रॉन्ग। अगर ये गलत हो जाता है तो आपका आंसर अपने आप निकल आया। बहुत सिंपल है। देखो, यूपीएससी के क्वेश्चंस देखने में टफ लगते हैं, आप उन्हें बहुत ईजिली एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं। तो 1 और 3 इज़ द राइट आंसर। इंडिया 2019 में 12th पोजीशन पे था और 2020 आते आते इंडिया 9th पोजीशन पे आ गया, यानी इंडिया में एफडीआईज बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में एफडीआई आती है सिंगापुर से, ठीक है, क्योंकि सिंगापुर को एक हेवन स्टेट माना जाता है, वहाँ से रूट होके आती हैं कंपनी। सिंगापुर में जो एफडीआई वाली कंपनीज होती हैं वो सिंगापुर या मॉरिशस में शेल कंपनीज बनाती हैं और उनके थ्रू इंडिया में एफडीआई लाती हैं, क्योंकि टैक्स हेवन है ये। यहाँ पे टैक्सेशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, बहुत रिलैक्सेशन है टैक्सेस में। तो मॉरिशस और आप देखेंगे सिंगापुर ही ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई भेजती हैं। टेक्निकली सिंगापुर से डायरेक्ट नहीं आती, सिंगापुर से रूट करके मंगाई जाती है, उसको भी कभी किसी और क्वेश्चन में डील करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फार्मर्स डिफेंस में नहीं आई, आईटी, आईसीटी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आई है। सिंगापुर सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स रहा, उसके बाद मॉरिशस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर नीदरलैंड्स, फिर यूएस, फिर केमन आइलैंड्स, जापान एंड फ्रांस। ये नंबरिंग आपको इस तरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आ रही है, सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई इंडिया में मॉरिशस से आ रही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 105 की तरफ। विद रिगार्ड टू इंडियन गैस एक्सचेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सेबी की, स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है। दूसरा कहता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बायर और सेलर को नेचुरल गैस ट्रेड करने में हेल्प करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट में।
फॉर डोमेस्टिक नेचुरल गैस, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट, ये दो तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं मार्केट में। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात करें, जैसे मैं आपको बोलूं कि स्पॉट मार्केट यानी अभी एकदम हाल ही की मार्केट में अभी के अभी आपको मैं 22 रुपये किलो में चावल ऑफर करता हूं, ठीक है, राइस जो है 22 रुपये किलो में। आपने कहा ठीक है मैं इसे खरीदता हूं, इंस्टेंट हमारी ट्रेडिंग हो गई, ये हो गई आपकी स्पॉट मार्केट। एक होती है फॉरवर्ड मार्केट जिसे आप फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं, वायदा बाजार भी कहते हैं। फॉरवर्ड मार्केट में हम एक आगे की फ्यूचर की डेट सेट कर लेंगे कि 10 अप्रैल को मैं आपको राइस जो है 20 रुपये केजी में बेचूंगा। आपने अग्री कर लिया, हाँ खरीदूंगा। अब अगर 10 अप्रैल को चावल का प्राइस 24 रुपये किलो है, तब भी मुझे 20 रुपये में बेचना पड़ेगा, आपके मेरे बीच में वादा है। और अगर ये 18 रुपये किलो है, तब भी आपको 20 में खरीदना पड़ेगा, आपके मेरे बीच में वादा है। इसे कहते हैं ना वायदा बाजार, फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट। तो अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, और जल्दी से इसका स्टेटमेंट का आंसर दो। देखो पहली बात यह है कि ये सेबी ओन नहीं है। दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड और स्पॉट दोनों मार्केट में ट्रेड करेगी। और तीसरी बात, ये डोमेस्टिक नेचुरल गैस ट्रेड नहीं करेगी। तो देखते हैं IGX क्या है। तो डी करेक्ट है। इंडियन गैस एक्सचेंज ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया। किसने? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी किसकी है? सेबी की नहीं है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की है। अब ये क्या करेगी? ये डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बायर और सेलर को नेचुरल गैस ट्रेड करने में हेल्प करेगी, स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में। लेकिन डोमेस्टिक नहीं, इंपोर्टेड नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे? दहेज टर्मिनल, हजीरा टर्मिनल और काकीनाडा टर्मिनल। दहेज टर्मिनल, हजीरा टर्मिनल दोनों गुजरात में हैं, काकीनाडा टर्मिनल आंध्रा में है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरी बात, सिर्फ इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इंपोर्टेड LNG को ही सेल परचेज करने दिया जाएगा। डोमेस्टिकली जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका कोई भी खरीद फरोख्त, कोई भी सेल परचेज गैस एक्सचेंज पे नहीं होगी। सरकार ही उसके प्राइसेस को डिटरमाइन करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब थोड़ा सा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में भी देख लेते हैं। ये देश का पहला और सबसे बड़ा एक्सचेंज है जो नेशन वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है। किस किस चीज़ों का? एनर्जी एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें आप सेल परचेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों के फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे ली जा सकती है। इसे कौन रेगुलेट करता है? इसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करती है, CERC, जो प्राइसिंग भी रेगुलेट करती है कि बिजली आपके घर क्या भाव आएगी। और IEX जो है इंडिया के 2 पावर एक्सचेंजेस में से एक है। दूसरा कौन सा है? पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 106 पे। अब NCDX, ठीक है, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज का एग्रीडेक्स एक इंडेक्स है। ये इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है जो परफॉर्मेंस ट्रैक करता है किन किन लिक्विड कमोडिटीज़ की। आपको बताना है NCDEX एग्रीडेक्स में कौन कौन सी कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं। कैस्टर, चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड और वीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसे समझदारी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। इसमें एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी गवर्नमेंट फ्यूचर ट्रेड में नहीं ले जाने देती, वो है वीट। ठीक है, तो वीट हो गया तो वीट गलत होगा, वीट गलत हो गया तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है उसने इंडिया के पहले एग्रीकल्चर इंडेक्स एग्रीडेक्स को लॉन्च किया। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब वो कहते हैं कि हम इसमें 10 कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग कराएंगे, वायदा बाजार है, 10 कमोडिटीज़ में अलाउड है। वीट अलाउड नहीं है। देखो वीट के केस में, वीट और राइस गवर्नमेंट वायदा बाजार पे नहीं ले जाती क्योंकि वो देश की नीड है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो दिक्कत होती है। एक बात और आप पूछेंगे कि सर ये सारी कमोडिटीज़ वायदा बाजार में क्यों ले जाई जाती हैं? इससे एक रेट, एक प्राइस मैकेनिज्म डिस्कवरी होती है। कहा जाता है कि जब कोई चीज़ एक्सचेंज पे लिस्ट कर दी जाती है या वायदा मार्केट में लिस्ट कर दी जाती है तो इससे उसकी प्राइस डिस्कवरी हो जाती है कि सेलर कहता है मैं ये भाव बेचूंगा, बायर कहता है अरे तुम तो बहुत ज़्यादा भाव बता रहे हो, ये भाव थोड़ी हो सकता है। तो जब दोनों के बीच में एक भाव फिक्स हो जाता है तो इससे क्या होता है, मार्केट को भी पता चल जाता है कि इस कमोडिटी का एक्चुअली में भाव क्या है। तो हमेशा ये जो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है,
ये प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म की भी होती है कि इससे प्राइसेस पता चल जाते हैं कि क्या भाव बिकना चाहिए, क्या भाव खरीदारी हो रही है। अब कौन कौन से 10 कमोडिटीज़ हैं? कैस्टर सीड, चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड, ठीक है, ऑयल केक, गुआर गम, गुआर सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, ठीक है, देन उसके बाद रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ट्रेड होती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ 40% से ज़्यादा इंडेक्स पे नहीं रखी जाएंगी, मतलब सबको बराबर रखा जाएगा, कोशिश की जाएगी 10%। इंडेक्स कैसे बनता है? इंडेक्स बेसिकली बहुत सारी स्टॉक्स से या बहुत सारे इन सब कमोडिटीज़ से बनेगा, ठीक है। तो जैसे 10 हैं तो 10 को एक एक वेटेज दे दिया जाएगा कि अगर 100 है इंडेक्स तो 100 में 2% आप कह सकते हैं कैस्टर सीड का, 5% चना का, कोरिएंडर का। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये बहुत अलग हो जाती हैं चीज़ें। आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या है। इसने पहला जो एक्सचेंज, जो पहला इंडेक्स स्टार्ट किया उसका नाम एग्रीडेक्स है। कौन सी 10 चीज़ें यहाँ पे रखी हैं? राइस, वीट नहीं रखा है। यहीं पे यूपीएससी में आप फंसेंगे कि राइस और वीट होता है, राइस और वीट जैसी चीज़ें नहीं रखी जाती हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं देश के लिए। अब ऑपरेशन ट्विस्ट इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ, बहुत न्यूज़ में था पिछले साल। ऑपरेशन ट्विस्ट कौन करता है? जल्दी से बताइए। ऑपरेशन ट्विस्ट एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। यूएसए से हमने इस टर्म को चोरी किया है ना, वहाँ पे किया जाता तो हमने भी कह दिया हम भी ऑपरेशन ट्विस्ट कर रहे हैं। इसका आंसर है डी, आरबीआई। आरबीआई जब मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स के सेल परचेस करता है, इंटरेस्ट रेट को, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको हम कहते हैं उसने एक ऑपरेशन ट्विस्ट किया। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या हो जाता है? आरबीआई करता है, ठीक है, और वो ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट है। यानी ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का सेल परचेस किया जा सके और गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कम देना पड़े, ठीक है। यूजुअली गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बॉन्ड इशू करती है और उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है तो गवर्नमेंट को महंगा पड़ता है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उसके बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाए। क्यों? इससे उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट पैसा उठाती है मार्केट से, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट देगी तो गवर्नमेंट को महंगा पड़ेगा, वो जो कर्जा है वो महंगा पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा कर्जा सस्ता पड़े, ठीक है, मैं कम रेटों में मार्केट से कर्जा उठा पाऊँ। उसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम पे किए जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लाऊंगा जिसमें मैं पूरा आपको डिटेल में डिफाइन करूंगा कि ये ओएमओ होते कैसे हैं। चलते हैं आगे। इन्वेस्ट इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ लॉन्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप ऑफ 6 एसडीजी एनेबलिंग सेक्टर्स। कौन कौन से वो 6 एसडीजी एनेबलिंग सेक्टर्स हैं? हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो देखेंगे सारे करेक्ट हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं? हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल सर्विस है, एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को बेसिकली हेल्प कर रही हैं। इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गया इंडिया के लिए इन्वेस्ट इंडिया कैंपेन में कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स कहाँ से आए थे? ये वो 18 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे, ठीक है। 17 गोल्स हैं जो यूएन ने दिए थे और इंडिया कोशिश कर रहा है इस पर इन्वेस्टमेंट लाने की। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली हेल्ड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। ये आपको बताना है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। मलेशिया ने इसको होल्ड किया। एपीसी पुतराजा विजन 2020 इसमें अडॉप्ट किया गया समिट में और इंडिया एपीसी का फाउंडिंग मेंबर है। कौन सा करेक्ट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इकॉनमी और आईआर दोनों यहाँ पे मिक्स हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2020 की समिट थी, ठीक है। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? इंडिया ने रिक्वेस्ट की है बहुत टाइम से हमें मेंबरशिप दे दो, पर ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री है ना, जो बॉर्डर्स हैं, वो पैसिफिक से लगते ही नहीं। तो अब ये तो पैसिफिक समिट है ना, पैसिफिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, तो इसमें वही कंट्रीज़ हैं जो एशिया पैसिफिक पे हैं। तो मैप पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक पे। तो एपीसी पुतराजा विजन 2020 आया था। समिट ने रिप्लेस किया 1994 के बोगोर गोल्स को। अब ये क्या था? ये बोगोर गोल्स बेसिकली एशिया पैसिफिक को रिवाइव करने की और वहाँ पे
कंट्री टू कंट्री रिलेशन इंप्रूव करने की बात करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं इसके मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में, ब्रुनई, कनाडा, चाइना, हांगकांग, चिली, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, रशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारी की सारी एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं। तो चलिए एक बार मैप पे भी देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे एशिया पैसिफिक फॉर्म करती हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, साउथ कोरिया जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आपको यहाँ दिखेंगी, ठीक है। थाईलैंड आपको दिखेगा, इंडोनेशिया दिखेगा, पापुआ न्यू गिनी दिखेगी। ये सारी कंट्रीज़ आपकी इस समय एशिया पैसिफिक फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको देखो एटलस पता होना चाहिए, बहुत नेसेसरी एटलस। तो यूनाइटेड स्टेट्स आप देखेंगे, देन पेरू देखेंगे, चिली देखेंगे, सारी कंट्रीज़ आपको दिखेंगी पैसिफिक और एशिया के चारों तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 110 पे। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस लाफर कर्व, है ना। लाफर कर्व बहुत न्यूज़ में रहता है, आपको पता होना चाहिए क्या है। डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। According to it, cutting tax rate will both stimulate economic incentives and increase tax revenue. आर्थर लाफर का था, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। क्या है, देखो लाफर कर्व अगर आप देखें तो एक सप्लाई साइड थ्योरी डेवलप की गई थी इकोनॉमिस्ट आर्थर लाफर की। उन्होंने टैक्स रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन की बात की। अगर मैं आपको इस चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे सरकारें अपना टैक्स रेट बढ़ाती जाती हैं वैसे वैसे टैक्स का जो रेवेन्यू है, कलेक्शन है, वो बढ़ता जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया है, हमें टैक्स नहीं देना, और उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन है, ये रेवेन्यू कलेक्शन है, वो नीचे आता जाता है। यही ये आर्थर लाफर कहते हैं कि अगर टैक्सेस आप बहुत ज़्यादा रख दोगे तो लोग डिस्करेज होंगे, टैक्स डिपॉजिट नहीं करेंगे, आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, ऐसा सरकार को कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो टैक्स रेट कम कर दो। और यही इंडिया में भी कहा जाता है कि आप टैक्स के रेट को कम कर दो और इंसिडेंस ऑफ टैक्स बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, या टैक्स का बेस बढ़ा दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्सेशन के दायरे में लाओ और टैक्स का रेट जो है वो कम करो, ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो यही लाफर कर्व है, याद रखना। लाफर कर्व रिलेटेड है टैक्स कलेक्शन वर्सेस टैक्स रेट, ठीक है। तो आर्थर लाफर यही कहते हैं कि सरकारों को अपना टैक्स का रेट कम करना पड़ेगा, तभी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। फिर से मिलेंगे अगले सेट 12 के साथ और अगले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।